सीडीपी की क्लास में मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो इसको कहा जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। एक बार सीटेट 2011 में प्रश्न पूछा गया, सीटेट 2011 में, कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा कहाँ होनी चाहिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा कहाँ होनी चाहिए। अब ऑप्शन में बहुत सारे थे। एक था सामान्य विद्यालय, एक था विशिष्ट विद्यालय, है ना। तो चलिए दो ही ऑप्शन ले रहे हैं, एक है सामान्य विद्यालय और दूसरा है विशिष्ट विद्यालय। तो अगर आपको जानकारी इस लेवल की नहीं है तो ज़्यादातर संभावनाएं जो है आपका सामान्य विद्यालय और विशिष्ट विद्यालय। तो आप ज़्यादातर क्या उत्तर देंगे कि विशिष्ट बालक है तो विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चा चाहे जितना विशिष्ट हो, उसको सामान्य विद्यालय में ही रहना चाहिए। सामान्य विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है जिसमें हर प्रकार के, हर विविधता वाले बच्चे होते हैं। तो सामान्य में क्या होता है, विविधता वाले बच्चे होते हैं। विविधता मतलब उसमें सामान्य भी होंगे और विशिष्ट भी होंगे। दोनों ही प्रकार के विद्यालय, दोनों ही प्रकार के बालक जो हैं सामान्य विद्यालय में पाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा समाज है, आपके जान परिचय में कोई ऐसा मोहल्ला है जहां सब लोग मूर्ख रहते हो? आपके परिचय में कोई ऐसा सिटी है जहां पे सब लोग प्रतिभाशाली? ऐसा नहीं। क्योंकि जो समाज है हमारा है, सोसाइटी जो है वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। तो जैसा समाज है उस हिसाब से हमारा विद्यालय का भी प्रवेश होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पढ़ लिख करके उसी समाज में समायोजित हो जाएगा। अगर प्रतिभाशाली वाले विद्यालय में पढ़ रहा है, मंदबुद्ध वाले मंदबुद्ध में पढ़ रहे हैं, तो आगे इनकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे। दिव्यांग बच्चा अलग पढ़ रहा है, शारीरिक रूप से उसको अस्थि दोष हो गया, तो आगे चल के उसी समाज में उसका पड़ोसी सामान्य व्यक्ति को हो सकता है, उसका पड़ोसी एक प्रतिभाशाली भी हो सकता है। तो सोसाइटी में एक जुड़ाव पैदा नहीं हो पाएगा। इसलिए समावेशी शिक्षा यही कहती है कि बच्चा चाहे सामान्य हो या विशिष्ट हो, दोनों बच्चों को एक ही प्रकार के विद्यालय, जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्य विद्यालय में शिक्षित करें। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि सामान्य बालक, इसमें बालिका भी आ जाएंगे, प्लस विशिष्ट बालक क्या है, एक साथ और पृथक कक्षा नहीं होगी, एक साथ एक ही कक्षा में, एक ही कक्षा में। आवश्यक क्या क्या आवश्यक होंगे, तकनीकी और क्या होगी, एवं सामग्रियों के साथ। शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा व्यवस्था, यानी कि उस विद्यालय में सामान्य बच्चा भी पढ़ेगा, विशिष्ट बच्चा पढ़ेगा और एक साथ पढ़ेगा, पृथक कक्षा में नहीं, एक ही कक्षा में पढ़ेगा। अब चूंकि अब यहाँ पे कुछ बच्चे हो सकता है उनको देखने में दिक्कत हो, तो उनकी तकनीकी दूसरी हो जाएगी, उनकी सामग्री भी करेंगे। कुछ बच्चे कम सुनने वाले होंगे तो उनको उस तरह की सामग्री को दे करके उनको सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुगम
बनाया जाएगा। तो समावेशी शिक्षा यही है कि सामान्य बालक, विशिष्ट बालक एक साथ एक ही कक्षा में आवश्यक तकनीकी एवं सामग्रियों के साथ शिक्षा व्यवस्था की जो समर्थन करती है वो क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनसीएफ 2005, एनसीएफ जो हमारा नया आया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सब में क्या है, समावेशी शिक्षा को महत्व दिया गया। पहले माना जाता था कि इनको अलग से शिक्षा दी जाए, अलग से शिक्षा दी जाती थी तो सोसाइटी में जुड़ाव वाली दिक्कत होती थी, इसलिए क्या है, समावेशी शिक्षा की वकालत की जाती है। अब समावेशी शिक्षा में आपने देखा कि सामान्य भी हैं और विशिष्ट भी हैं, सामान्य भी हैं और विशिष्ट भी हैं। तो सामान्य बालक क्या है और विशिष्ट बालक क्या है? सामान्य बालक क्या हो जाएगा, जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदि गुणों में सामान्य स्तर का हो। यानी कि शारीरिक विकास एवरेज स्तर का, मानसिक विकास उसका एवरेज है, संवेगात्मक विकास भी उसका एवरेज है। लेकिन अब एवरेज से बहुत ज्यादा हो जाए, एवरेज से कम हो जाए तो बच्चा क्या कहलाएगा, विशिष्ट। यहाँ पे सामान्य स्तर की क्या जगह हो जाएगी, असामान्य स्तर। यानी कि विशिष्ट बालक ऐसे बालक हैं जो विभिन्नशील गुणों में, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि गुणों में सामान्य बच्चों की तुलना में काफी भिन्नता रखते हैं। तो अब हमको जानना पड़ेगा कि विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं। बालक के साथ यहाँ बालिका हिडन है। अब ये भी एक अध्ययन किया गया, अगर 100 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 100 छात्र, तो ये देखा गया इसमें से 50 छात्र क्या होते हैं, असामान्य होते हैं, 50 सामान्य होंगे। और इन 50 असामान्य में कुछ इतने ज्यादा असामान्य रहते हैं कि इनके लिए यहाँ पर लिखा है तकनीकी एवं सामग्री का प्रयोग बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि इनकी जो परेशानियों को, असामान्यता को थोड़ा एडजस्ट किया जा सके। क्या देखा गया, 100 छात्रों में से 50 छात्रों को देखा जाता है कुछ न कुछ असामान्यता से घिरे रहते हैं, और इन 50 असामान्य छात्रों में कुछ ऐसी असामान्यता वाले छात्र होते हैं जिनके लिए विशिष्ट प्रावधानों की आवश्यकता होती है। विशिष्ट प्रावधान मतलब विशिष्ट शिक्षा नहीं, विशिष्ट तकनीकी एवं विशिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता जुटाई जाती है यहाँ पर। अब हम लोग विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आते हैं विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। देखिए, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हैं, इसका कोई एक सीधा तरीका नहीं हो सकता, बहुत सारे आधार। एक हम आपको बहुत ही सामान्य और समझने वाला एक आपको वर्गीकरण बताते हैं। पहला हम कह सकते हैं बुद्धि के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, बुद्धि के आधार पर। ये जो बच्चे होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रतिभाशाली और एक होते हैं मंदबुद्धि बालक। अब बुद्धि के आधार पर सृजनशीलता को भी जोड़ दिया जाता है, सृजनशील बालक, लेकिन बुद्धि के साथ सृजनशीलता को जोड़ना बहुत अच्छा माना नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इसका आधार क्या है ना, इनका आधार क्या है, सृजनशील बालक को हटा दें तो इसका आधार है आईक्यू, आईक्यू इसको बुद्धिलब्ध कहते हैं,
उपलब्ध का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु रेशो। मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये बिने महोदय ने किया। किसने? साइमन बिने महोदय वाले, साइमन के साथ जो थे बिने जी, बिने महोदय, इन्होंने प्रयोग किया। अब आईक्यू सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये भी पूछा जाता है। आईक्यू सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग तो टर्मन ने किया। किसने दिया? टर्मन ने। 1916 में एक स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बनाया था। किस परीक्षण में? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे टर्मन, ठीक है। उसी नाम से ये साइमन विनय परीक्षण का अमेरिकी अनुकूलन था। और सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया, लेकिन सूत्र का जनक कौन है? सूत्र का जनक जो माना जाता है स्टर्न एवं कोहलमान। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपसे इसी तरह, स्टर्न एवं कोहलमान ने आज के सूत्र पे। लेकिन यहाँ पे खास बात है, जब स्टर्न कोहलमान ने सूत्र प्रयोग किया तो यहाँ पे 100 का प्रयोग नहीं किया। 100 का भी प्रयोग इस सूत्र में किसने किया था? टर्मन महोदय के द्वारा किया। स्टर्न एवं कोहलमान ने केवल आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बताया था, जबकि इसमें सुधार करके और सबसे पहले प्रयोग भी कर लिया किसने? टर्मन महोदय ने। टर्मन कौन थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के नाम के आधार पर और साइमन बिने के सम्मान में अपने परीक्षण का नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण रखा। तो ये बहुत सारे आपसे जो है। मानसिक आयु को और क्या क्या कहा जाता है? मानसिक आयु का अन्य नाम क्या है? बेसल आयु। ठीक है, तो ये एक आपका आधार ये हुआ। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सूत्र के आधारित आपके सवाल पूछ लिए जाएंगे, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर अगला आता है शैक्षिक लब्धि के आधार पर। तो ये बुद्धि लब्धि के आधार पे हुआ, शैक्षिक स्तर के आधार पर। शैक्षिक स्तर के आधार पर भी जो बच्चे होते हैं, कौन से? ये दो तरीके का विभाजन है, ये इसी का पार्ट है भाई। शैक्षिक स्तर के आधार पर दो तरह के बालक होते हैं। एक होता है तीव्र बालक जिन, और एक होता है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। अब इस वर्गीकरण का आधार क्या है? इस वर्गीकरण का जो आधार है वो है शैक्षिक लब्धि। आधार क्या है? शैक्षिक लब्धि। और शैक्षिक लब्धि को हम EQ कहते हैं, एजुकेशनल कोशेंट। इसको IQ को इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं, इसको एजुकेशनल कोशेंट कहते हैं। EQ बराबर क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। EQ बराबर होता है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। यानी कि ऐसे बालक हैं जो पढ़ने में जिनकी शैक्षिक लब्धि क्या है? उच्च स्तरीय है। और पिछड़े बालक क्या है? जिनकी शैक्षिक लब्धि पर किस क्या है? बहुत ही कम है। प्रयोग इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं सिरिल बर्ट। इस सूत्र के जनक कौन है? सिरिल बर्ट महोदय। तो ये दूसरा है शैक्षिक स्तर के आधार पर। सिरिल बर्ट का एक कथन भी पूछा जाता है। सिरिल बर्ट कहते हैं कि कथन कहाँ लिखा है? अगले पेज पे लिखा देते हैं, लिख देते हैं। सिरिल, आप लोग कथन सुन लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। सिरिल बर्ट का कहना है कि पिछड़े बालक वे बालक हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, पिछड़े बालक
वे बालक हैं जो अपने शैक्षिक जीवन की मध्य आयु, क्या बोला हमने, शैक्षिक जीवन की मध्य आयु में, शैक्षिक जीवन की मध्य आयु यानी कि 10.5 वर्ष, शैक्षिक जीवन की मध्य आयु में अपनी कक्षा से निम्न कक्षा के सामान्य कार्य को भी नहीं कर पाते। सिलबर्ट के अनुसार, फिर से बोल रहे हैं, लिखिएगा, पिछड़े बालक वे बालक हैं जो अपने शैक्षिक जीवन के मध्य आयु में, ब्रैकेट में 10.5, मध्य आयु में अपनी कक्षा से निम्न कक्षा के सामान्य कार्य को भी नहीं कर पाता। मतलब क्या है, बच्चा जोड़ घटाव दिया जाने लगा लेकिन बच्चे को गिनती ही नहीं क्लियर, तो बच्चा क्या है, वो पिछड़ा बालक है, क्योंकि वो गणित में क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा बच्चा। हम आ गए हैं वाक्यांश पे, वाक्यों पे आ गए, बच्चा अभी मात्राओं का ही ज्ञान नहीं है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले मंद बुद्धि बच्चे और पिछड़े बालक में कोई अंतर ही नहीं किया जाता था, लेकिन अब अंतर किया जाता है। पिछड़े के कई कारण हैं, जिसका एक कारण मंद बुद्धि का होना, लेकिन प्रत्येक मंद बुद्धि का बच्चा पिछड़ा होगा, प्रत्येक पिछड़ा बच्चा मंद बुद्धि का होगा, हम नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर जो बच्चा मंद बुद्धि का होगा वो पिछड़ा होगा, लेकिन प्रत्येक पिछड़ा बच्चा मंद बुद्धि का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पता चल रहा बच्चा जहाँ रहता है एक ही रूम में है, और जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो पिताजी मन की बात रेडियो पे सुन रहे होते हैं, या उसके वहाँ संसाधनों का अभाव है, बच्चा को जो किताब चाहिए उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा पुअर हैं, गरीब हैं कि वो उस किताब का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, तो भी संसाधनों के अभाव में बच्चा क्या पिछड़ जाएगा, भले हो मंद बुद्धि का ना हो, सामान्य बुद्धि का ही हो। या माता पिता में तनाव है, परिवार में तनाव है, और बच्चा उस तनाव के कारण अपने को बड़ा असहाय महसूस कर सकता है, इमोशनल रूप से बड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, बच्चे का एकाग्रता पढ़ाई के प्रति नहीं हो पा रही, वो भी बच्चा क्या पिछड़ जाएगा। कोई बच्चा था लंबे समय के लिए बीमार हो गया, उसका गैप हो गया, अब स्कूल में आया, चैप्टर काफी बढ़ चुके हैं आगे, अब उसको समझ में नहीं आ रहा, वो भी बच्चा क्या है, पिछड़ जाएगा। पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण हो सकता है मंद बुद्धि, लेकिन उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। एक सामान्य बच्चा भी क्या हो सकता है, सामान्य स्तर का बच्चा भी पिछड़ सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक विभाजन और करते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। तीसरा विभाजन है समायोजन दृष्टि से। समायोजन दृष्टि से दो प्रकार के बालक, एक है संवेगात्मक रूप से कुसुमायोजित बालक, जिसका समायोजन अच्छा नहीं है, और एक है सामाजिक रूप से कुसुमायोजित बालक। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं इन्हें हम समस्यात्मक बालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कहीं ना कहीं उनका समायोजन अच्छा नहीं होता है, और अपने व्यवहार के कारण माता पिता और शिक्षकों के प्रति बहुत सारे घर और विद्यालय में समस्या पैदा करते हैं। समस्यात्मक बालक बहुत सारे बालक हैं, जिसे चोरी करने वाले, ठीक है, विद्यालय न जाने वाले बहुत है, झूठ बोलने वाले, झूठ वैसे तो सब बोलते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा बोलते हैं, गाली गलौज करने वाले, एक तो विद्यालय नहीं आते, विद्यालय आते हैं तो देर से आने वाले, देर से विद्यालय आने वाले,
कि रोज स्कूल आएंगे, लेकिन इनका आने का समय अपने हिसाब से है, देर से विद्यालय आने वाले, गृह कार्य न करने वाले, कुछ लोग होते हैं तोड़फोड़ करते रहते हैं। तो तोड़फोड़ करने वाले बच्चे क्या हैं? समस्यात्मक बालक होते हैं। क्यों? ये सब गतिविधियां करते हैं तो शिक्षक और स्कूल के प्रति, शिक्षक परेशान कि बच्चा नहीं आ रहा, माता पिता परेशान कि स्कूल नहीं जा रहा, गजब की स्थिति क्रिएट करते हैं। इसके बहुत सारी कैटेगरी होते हैं, ठीक है। तो एक बाल अपराधी जो होता है वो संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों प्रकार से वो क्या है, कुष्मायुक्त होता है, उसका अच्छा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, एक बार पूछा भी गया है, बहुत सारे उदाहरण दिए रहते हैं, बताइए कौन सा जो है समस्यात्मक बालक है, ठीक है। तो चौथा दृष्टिकोण, हम लोग चौथे पे आ जाते हैं। चौथा दृष्टिकोण क्या है? चौथा जो दृष्टिकोण हमारा है वो है शारीरिक दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? शारीरिक दृष्टि से। शारीरिक दृष्टि से आप देखते हैं कि असामान्यता का बहुत सारा वर्गीकरण है। जैसे बहुत सारी इसमें कैटेगरी है, जैसे श्रवणहीन बालक, इसको बधिर बालक भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है श्रवण बाधित बालक। तीसरा है दृष्टिहीन बालक। चौथा है दृष्टिबाधित। हीन का मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बाधित मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देगा, थोड़ी रोशनी ही, ठीक है। फिर यहाँ हम कह सकते हैं अगला कैटेगरी जो है भाषा विकार वाले। यदि भाषा विकार का कारण कोई अंग है, अंग के कारण अगर भाषा विकास है, जीभ तालु के कारण है, तो ऐसे बच्चे इसमें आ जाएंगे। और हम कह सकते हैं अस्थि या मांसपेशी बाधित, इनको हम लोग दिव्यांग भी कह सकते हैं। पहले विकलांग शब्द प्रयोग किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अस्थि या मांसपेशी यहाँ पर बाधित बालक, इनको हम लोग दिव्यांग भी कह देते हैं। तो ये जो है ये संवेदी रूप से ये क्या है? संवेदी रूप से बाधित बालक है। और ये जो बच्चे होते हैं ये गतिक रूप से इनका जो है सामान्य गति नहीं हो पाती, इसलिए विशिष्ट बच्चे हो जाते हैं। ये गतिक रूप से बाधित होते हैं, इनके सामान्य गति नहीं कर पाते हैं। और एक कैटेगरी आप और जोड़ सकते हैं भाषा विकार वाले बालक, जैसे हकलाना तुतलाना। एक अवस्था तक की तो हकलाना तुतलाना स्वतः ठीक हो जाता है, लेकिन तब भी एक अवस्था बाल्यावस्था के बाद भी जारी रहे तो फिर ये मान चलिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है। तो शारीरिक दृष्टि से भी क्या है, इतने प्रकार के बालक हो सकते हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं वंचन के आधार पर। किसके आधार पे? वंचन के आधार पर। आप जानते हैं कि वंचन मतलब होता है सुविधाओं से हीन, और वंचन जो होता है तीन प्रकार से हो सकता है। एक क्या है? आर्थिक वंचन। एक है आपका सामाजिक वंचन। एक है आपका सांस्कृतिक वंचन। ये तीन वंचन होते हैं,
3 प्रकार, थोड़ा एक एक करके जानते हैं। आर्थिक है, आर्थिक स्थिति सुविधाओं से हीन है, अर्थहीन है, सामान्य जीवन में आने के लिए इनके पास बहुत सारे अभाव हैं, आर्थिक रूप से बड़े विपन्न हैं, इसलिए मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पा रहे। सामाजिक कुछ समाज परंपरावादी रहे, कुछ समाज में व्यक्ति परंपरावादी होते हैं, कुछ कैटेगरी ऐसी है कि उनको बेहतर नहीं समझा जाता, उनको अच्छी निगाह से नहीं। इससे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, परिदृश्य बदल रहा है, लेकिन आज भी देखते होंगे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सामाजिक रूप से तिरस्कार हो जाता है उसका। तो ये सामाजिक पंचन है, व्यक्ति चाहे जितना आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, लेकिन सामाजिकता के दायरे से बाहर कर दिया जाता है, चूंकि सोशल स्टेटस में वो काफी नीचे आ जाते हैं। सांस्कृतिक वंचन में कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जो परंपरावादी होते हैं, अपने में विकास नहीं करना चाहते, वही परंपरा को पकड़े 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 खोखले हो रहे हैं, विकास के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर को महान समझते हैं, उससे हटकर मुख्य धारा में शामिल नहीं होना चाहते। आदिवासियों को हम देख सकते हैं, उनके लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब उनको आप मुख्य धारा में लाइए तो लग रहा है कि हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये है। अब यहाँ पर इन्हीं समुदाय के बच्चों को, इन्हीं जो है समुदाय के बच्चों को आरटी 2009 अधिनियम में जो निजी विद्यालय हैं, कौन से विद्यालय, निजी विद्यालय में कक्षा 1 के तहत, किस कक्षा में, हर कक्षा में नहीं, कक्षा 1 के तहत बताया गया कि 25% जो दाखिले होंगे, ये सीट होंगी, रिजर्व की जाएंगी, और इसका उल्लंघन करने पर, अवमानना करने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अवमानना होती रहती है, संविधान को लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो ये कौन सी बड़ी चीज है। मोटी फीस खा रहे हैं और इस प्रकार के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार भी है मान्यता नहीं रद्द कर पा रही। खैर वो दूसरा मैटर है। फिलहाल इन्हीं समुदाय के बच्चों को आरटी 2009 अधिनियम में निजी विद्यालय में कक्षा 1 के तहत 25% से रिजर्व की गई है कि उनका जो है निःशुल्क शिक्षा, कैसे शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य, सरकारी में तो लागू है लेकिन प्राइवेट पे नहीं है, लेकिन प्राइवेट में प्रावधान कर दिया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कोई भी फीस इनसे न ली जाए। अब अन्य भी कारण आ जाते हैं, जैसे पिछला जो हमने कारण लिखे थे ये 4 नंबर पे थे, अब ये हो गया 5 नंबर पर। बहुत सारे हैं, कुछ अधिगम निरोगता वाले भी बच्चे हैं, है ना, अधिगम निरोगता की कैटेगरी है, सीखने से संबंधित विकार आ जाते हैं, डिसलेक्सिया है, अम्प्रेक्सिया है, डिस्काल्कुलिया है, तो ये अधिगम निरोगता वाले बच्चे भी विशिष्ट बच्चों में आ जाते हैं। तो ये हमारे था विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। अब हम लोग आगे प्रतिभाशाली बालक के विषय में देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक क्या है, तो प्रतिभाशाली बालक स्टार्ट करते हैं। प्रतिभाशाली बालक का जो डिवीजन किया गया था वो आईक्यू के आधार पर किया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जैसे टर्मन क्या कहता है, प्रतिभाशाली वो बालक है जिनकी आईक्यू 140 से प्लस है। डनलप क्या कहते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनकी आईक्यू 132 से प्लस है। क्रू एंड क्रो क्या कहते हैं ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी आईक्यू 130 प्लस है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन प्रायः ये माना जाता है कि प्रतिभाशाली ऐसे बच्चे हैं
ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी आईक्यू सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा रहती है। आईक्यू क्या होगी? सामान्य की तुलना में उच्च। अब इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए, है ना? शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में कहा जाता है कि जो इनका पाठ्यक्रम होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है, इनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? संवर्धित होना चाहिए। संवर्धित मतलब सामान्य पाठ्यक्रम में कुछ चीजें जोड़ दी जाए। सामान्य पाठ्यक्रम को क्या कर दिया जाए? कुछ चीजें ऐड कर दी जाए। और ये हॉलिंगवर्थ ने मॉडल भी प्रस्तुत किया था। किसने? हॉलिंगवर्थ ने। कि विदेशी भाषाओं का अध्ययन, विदेशी सभ्यताओं का अध्ययन, विभिन्न जो है क्रियाकलापों या विभिन्न संगीत, गायन इत्यादि में भी इनको प्रशिक्षित किया जाए। और विभिन्न महापुरुष हैं, वैज्ञानिक, उनकी जीवनी का भी अध्ययन इसमें जोड़ दिया जाए। तो ये हॉलिंगवर्थ ने किया था। दूसरा तरीका होता है प्रोन्नत, प्रमोशन, है ना? बच्चा जैसे पता चला कि बहुत अच्छा है पढ़ने, बहुत तेज है, लेकिन प्रमोशन जो है ये प्राइमरी कक्षाओं तक की ही रहेगा। इसके आगे आप प्रमोशन वाली सुविधा नहीं करेंगे। इसको त्वरण भी कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा कक्षा 3 में था, तो 3 महीने के बाद उसको हमने कक्षा 4 में कह दिया। इसी तरह अन्य चीजें भी हैं, जैसे प्रोन्नत हो गया, जैसे पाठ्यक्रम संवर्धित कर दिया, सामान्य पाठ्यक्रम में कुछ चीजें जोड़ दी गई, बच्चा खाली ना बैठे। इसी में टेलीस्कोपिक कार्यक्रम भी है, विदेशों में चलता है, अपने वहाँ तो चलता नहीं है। टेलीस्कोपिक कार्यक्रम क्या है? टेलीस्कोपिक कार्यक्रम है कि कोर्स की अवधि को कम कर देना। कोर्स की अवधि को, पढ़ना वही है लेकिन ये कम अवधि में पढ़ें, क्योंकि सीखने की गति क्या होती है इनकी? बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए 4 वर्षीय कोर्स है, तो इसको इनके लिए 3 वर्ष का कोर्स कर दिया गया, ठीक है? और 3 वर्षीय कोर्स है तो इसको 2 वर्षीय कोर्स में इनकी सुविधा दे दी गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है तरीके अपनाए जा सकते हैं। और कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, शीघ्र सीखने की इनके अंदर क्षमता होती है। और साथ ही साथ इनके अंदर एक विशेषता होती है अल्प प्रतिक्रिया काल। अल्प प्रतिक्रिया काल ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है। इसको कहते हैं लो रिएक्शन टाइम। ये क्या है? जो भी सवाल पूछा जाता है उसका उत्तर देने में बहुत कम समय लगाते हैं सामान्य की तुलना में। टीवी पे देखते होंगे कि 2-3 टीम में हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं टीम में, और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, बजर बच्चा जवाब देता है, उधर क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इधर तुरंत आंसर। वो आंसर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक ऑप्शन था प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा सही उत्तर देते। तो आप उस कार्यक्रम में देखते होंगे कि उनके कुछ उत्तर गलत भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा सही उत्तर ही देंगे, इनके उत्तर गलत भी हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग की है कि इनके चांसेस गलत होने के कम रहते हैं। और भी बहुत सारे हैं कि इनको नेतृत्व के अवसर दिया जाए, इनको लीडर बना दिया जाए, इनको जो है उन्नतशील पुस्तकालय की 5 पॉइंट यहाँ लिखे दे रहे हैं, पुस्तकालय की सुविधा इनको दे दी जाए। कहीं ना कहीं इनको जो है आप संलग्न रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। किसी सवाल को एक से अधिक वित्त से करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये हमारा प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था से संबंध में कुछ पॉइंट थे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे समझा होगा, इसका लाभ उठाया होगा। क्लास कैसे रहे कमेंट में लिखिएगा आप लोग। अब हम लोग कल मिलते हैं मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा। आप लोगों से विदा लेते हैं, कल पुनः हम लोग
मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।